ओके, सो प्रीवियस जो लेक्चर था इसमें हमने हीट ट्रांसफर पर कुछ डिस्कशन किया था और उसी के साथ साथ उससे रिलेटेड कुछ एक डेफिनेशंस और फॉर्मूलीज हमने डेवलप की, जिनमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो है द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड क्यू इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, θ1 माइनस θ2। तो बेसिकली ये टेम्परेचर डिफरेंस है डिवाइडेड बाय लेंथ एंड टाइम। करेक्ट है? यस सर। हम चाहें तो इस फॉर्मूले को थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा, विच मीन्स टेम्परेचर डिफरेंस एंड टाइम, एंड देन लेंथ, या आप कह सकते हो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू सरफेसेस between which the heat is supposed to transfer. Now we have a little modification to these formulas. हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि कितना पावर ट्रांसमिट हुआ है, ठीक है, पावर ट्रांसफर्ड या पावर ट्रांसमिटेड. So that basically goes as Q by T. So Q by T can also be written as K delta theta divided by length. फर्दर मोर आपको याद होगा हमने यहाँ पे दो और चीजें डिफाइन की थी. एक था हीट करंट. आर यू रिकॉलिंग इट? थर्मल करंट। हाँ, हीट करंट कह सकते हो या थर्मल करंट कह सकते हो. तो ये जो पावर फैक्टर हमने लिखा ना, इसी को हम थर्मल करंट भी कह सकते हैं. ओके, सो दैट एक्चुअली इज Q by T. ओके, यहाँ पे हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें करंट की डेफिनेशन जो है बिल्कुल उसी तरीके से बनानी चाहिए जैसे हम लोग यूजुअली बनाते हैं, V by R. ओके, तो हम चाहें तो इसी थर्मल करंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V का यहाँ मतलब होता है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर θ1 माइनस और वट एवर द थर्मल रेजिस्टेंसेस. तो इन शॉर्ट यहाँ पर हम एक और टर्म ऐड कर देते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस. ठीक है, आपको याद होगा थर्मल रेजिस्टेंस यानी कि अगर मैं R लिखना चाहता हूँ तो मैं कुछ ऐसे मेंशन करता हूँ, θ2 डिवाइडेड बाय हीट करंट या थर्मल करंट. ओके, so that can now be written as θ1 minus θ2 divided by heat current which is equal to Q by T. और इन पर्टिकुलरली अगर मैं इसे सॉल्व कर लूँ तो आपको याद होगा कि हमने थर्मल करंट का एक बेसिक डेफिनेशन या फॉर्मूला बनाया था L डिवाइडेड बाई A. ओके, तो ये कुछ जनरलाइज बातें हैं, याद रखिए. जहां हीट करंट के रेफरेंस में कुछ बात करनी होगी तो हम वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट का जैसा फॉर्मूला होता है वैसे ही यूज करेंगे. ओके, आज की क्लास में हमें कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं. ये जो मैंने अभी आपको बताया ये बस पिछले लेक्चर का एक हल्का सा रिवीजन था. सो नाउ स्टार्ट विद सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स. लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन. अपनी जो मॉड्यूल दी गई है आपको उसके अंदर इलस्ट्रेशन में से ही मैं इसे पिकअप करूं. ना एक क्यूब है जिसका एज 2 मीटर का है. तो यू मे जस्ट इमेजिन कि ऐसा कुछ क्यूब है लाइक दिस, और साइड लेंथ उसकी जो एज आप बता रहे हो वो 2 मीटर की है. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 2 मीटर है. maintained at 100 degree Celsius and the another end is maintained at 0 degree Celsius. So let's say कि ये वाला जो एंड है ये 100 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन है और दूसरा वाला जो सरफेस है ये 0 डिग्री सेल्सियस पर. तो ऑब्वियस बात है हीट का ऐसे ट्रांसफर एक्सपेक्टेड है. करेक्ट है? क्यों? ऑल द सरफेसेस आर कवर्ड बाय द एडियाबैटिक वॉल्स. तो बाकी इधर उधर से हीट नहीं जाएगी. एडियाबैटिक वॉल का मतलब ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं होगा यहाँ पे. सिर्फ ऐसे हीट के ट्रांसफर को हमें इमेजिन करना है. तो फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग थ्रू दिस क्यूब इन 5 सेकेंड. तो 5 सेकेंड में कितनी हीट यहाँ से निकलती है. तो ये जो 5 सेकेंड है ये कुछ और नहीं बल्कि टाइम है. अब मैं समझता हूँ ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मूले के हिसाब से सोचें. के ए चेंज ऑफ T by L. टाइम डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस.
बस। अब के यहाँ हमें दे दिया इसने 209। अब ये जो एरिया है जिसमें से हीट निकलने वाली है, तो वो ये वाला एरिया है, लाइक दिस। तो आप इस सरफेस एरिया को तो आराम से निकाल सकते हो, ये और ये सरफेस एरिया के बीच में हीट जा रही है, ऐसे इमेजिन करेंगे हम। तो इस सरफेस एरिया को निकालने का बिल्कुल आसान सा तरीका, आप ये नोटिस करें कि ये जो साइड है ये 2 मीटर है, और ये वाली जो साइड है अंदर की ये भी 2 मीटर है। 2/2 के हिसाब से अगर मैं इसका एरिया निकालता हूँ तो एरिया कितना हो जाएगा, यानी 4 मीटर स्क्वायर। तो एरिया मैंने मेंशन किया 4। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर हमें साफ साफ समझ में आता है 100, एक तरफ 100 एक तरफ 0। टाइम गिवन था 5 सेकेंड, और जो टोटल लेंथ में और heat- एरिया हाँ एरिया मुझे यहाँ 4 लेना चाहिए, सॉरी फॉर दैट। टोटल हीट में जो लेंथ का ट्रांसफर हो रहा है, सॉरी टोटल लेंथ में जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है यहाँ से निकल करके यहाँ तक 2 मीटर 2 मीटर है। सो नाउ दिस गोज वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, डिवाइडेड बाई 2। आप इसे सॉल्व करिए, आपका आंसर रेडी। दैट्स इट। कर पाएंगे इसको? यस सर। इसे काट दें 2 10,000। सिंपली आप मेंशन करें 209 इंटू 10⁻³ जूल। फिनिश। क्लियर है? यस अब मान लें कि हम इस जूल वैल्यू को जो है ना वो कैलोरीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? 10⁻³ मल्टीप्लाई है डिवाइडेड बाय 4.2। याद है जूल और कैलोरी का कन्वर्जन? यस सर। तो इसको डिवाइड कर लें। अब डिवाइड करने पे जो भी आंसर आएगा वो कैलोरीज में आएगा। ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से करना। इसमें हमें एक 3 रॉड के अरेंजमेंट को बताया गया है। देयर आर 3 डिफरेंट रॉड्स। एक एक एंड जो है उनके मिला के रखे हैं, और बाकी दूसरे एंड्स जो हैं वो अपने हिसाब से अलग अलग पोजीशन पर हैं। ये जो एल्यूमिनियम रॉड है ये 12 डिग्री सेल्सियस एक एंड, दूसरा एंड पता नहीं कितना, ये 50 डिग्री सेल्सियस और ये 4 डिग्री सेल्सियस। हावेवर ये स्टील है, ये कॉपर है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ जो पॉइंट है इसका टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, इसका टेम्परेचर क्या होगा। तो मैंने मान लिया कि भाई इसका टेम्परेचर T है। जस्ट इमेजिन इसका टेम्परेचर T है। अब इस तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। देखिए ये जो यहाँ पॉइंट बन रहा है ना, ये जंक्शन पॉइंट कहलाता है। क्या कॉल करेंगे हम इसको? जंक्शन पॉइंट। जैसे किसी चौराहे पे आप देखो तो रोड का एक जंक्शन बनता हुआ नजर आता है। एक रोड इधर से आई, दूसरी उधर से, तीसरी इधर से, चौथी उधर से। यस अब एक फंडामेंटल बात याद रखिए कि किसी भी जंक्शन पर, एट एनी जंक्शन, the sum of thermal current, ठीक है, थर्मल करंट, द सम ऑफ थर्मल करंट इज ऑलवेज 0। किसी भी जंक्शन पर जो टोटल वैल्यू, सम, एल्जेब्रिक सम बोले ना, टोटल जो वैल्यू ऑफ थर्मल करंट हम निकालेंगे वो 0 हो जाएगी हमेशा। क्यों? क्योंकि हो सकता है देखो 50 डिग्री सेल्सियस है तो यहां से हीट फ्लो होके यहाँ आए, फिर कुछ इधर जाए कुछ उधर जाए, अल्टीमेटली जंक्शन को कितना मिला? कुछ नहीं। समझे? टोटल जो आ रहा है ना वो पूरा ट्रांसफर हो रहा है, तो वहां से करंट एंटर करेगा और लीव करके निकल जाएगा। एंटरिंग करंट, लीविंग करंट, हीट आई और गई, तो यहाँ टोटल सम कितना होगा? हमेशा 0। 0। बिल्कुल वैसे इमेजिन करिए कि किसी रास्ते के चौराहे पर the sum of all the vehicles coming and going is always equal to be 0, है ना। एक दिन भर में मान लीजिए उस चौराहे पर 1000 गाड़ियां आती हैं, तो गाड़ियां आती हैं और जाती हैं, टोटल वैल्यू हमेशा कितनी रहती है? 0। वहां पर कोई गाड़ी रुकती थोड़ी है,
आ रहा है ना समझ में? यस सर। तो सम ऑफ टोटल करंट यहाँ पे हमेशा क्या होगा? 0 होगा। Zero. पहला फंडामेंटल पॉइंट आप याद रखिए इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और इस रूल को हम इलेक्ट्रिक करंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर डिस्कस करेंगे तो इन बातों को वहां पे दोबारा डिटेल में सीखेंगे। थर्मल करंट की बजाय आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट भी कह सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि एल्यूमिनियम की रॉड के अंदर जो थर्मल करंट जा रहा है वो प्लस स्टील की रॉड में जो थर्मल करंट जा रहा है वो प्लस कॉपर की रॉड में जो थर्मल करंट जा रहा है वो सब मिला के कितना होगा? 0। Zero. अब बेटा मुझे एक बात बताओ कि हम थर्मल करंट लिखते कैसे? तो थर्मल करंट लिखने का बिल्कुल आसान सा तरीका है। थर्मल करंट हम ऐसे लिखते हैं, ध्यान से देखिए जरा। थर्मल करंट इज इक्वल टू टेम्परेचर Temperature डिफरेंस difference upon अपॉन रेजिस्टेंस। this. ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। Yes, sir. याद रखिए रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला भी बाद में लगेगा, इसे भी याद रखिए। सो इट्स जस्ट टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। अब यहाँ दूसरा रूल आप याद रखिए, सॉरी मैं कहना चाहूंगा तीसरा रूल, क्योंकि दूसरा तो आपने ये थर्मल करंट को 0 कर दिया। ठीक है, चलिए ये पहला ही रूल हो गया, मैथमेटिकली मैंने इसको 0 कर दिया। अब आप दूसरा रूल याद रखिए कि जब हम थर्मल करंट लिखेंगे तो हमें टेम्परेचर का डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि जंक्शन पे टेम्परेचर को T माना। ठीक है, कितना इमेजिन किया मैंने जंक्शन को? T. T टेम्परेचर। अब फंडामेंटल बात याद रखिए, T को बड़ा माने। ठीक है, T को कैसे मान के काम करें? बड़ा। बड़ा। मतलब मैं डिफरेंसेस कैसे लूंगा? 12 माइनस टी लूंगा या T माइनस 12? T minus 12। Minus 12. 50 माइनस टी लूंगा या T माइनस 50 लूंगा? T T minus minus 50. शाबाश। 4 माइनस टी लूंगा या T माइनस 4 लूंगा? T minus 4. हाँ, तो जब मैं टेम्परेचर डिफरेंस का क्राइटेरिया लिखने वाला हूंगा तब मैं T को बड़ा मान के सारे डिफरेंसेस लिखूंगा। U. तो अब इस चीज को अगर मैं अप्लाई करने लग जाता हूं, ठीक है, करंट थ्रू एल्यूमिनियम रॉड, तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा T माइनस 12 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम प्लस, ठीक है, T माइनस 50 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ स्टील T. प्लस T माइनस 4 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, सब मिला जुला के 0। 0. आई ना बात समझ? Yes, sir. हम T को बड़ा मानेंगे, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। T को बड़ा माने और बाकी डिफरेंसेस टेम्परेचर डिफरेंस लें और फिर रेजिस्टेंस लें। अब बच्चों रेजिस्टेंस लिखने का अपना एक क्राइटेरिया है। रेजिस्टेंस थर्मल लेवल पर जब लिखा जाता है, थर्मल रेजिस्टेंस जिसे हम कहते हैं, तो वो हो जाता है L डिवाइडेड बाई KA। ठीक है, तो यहां देखिए अगर मैं रेजिस्टेंस को लिखने की कोशिश करता हूं तो आ जाएगा T माइनस 12, ठीक है, L डिवाइडेड बाय K फॉर एल्यूमिनियम एंड देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। है ना करेक्ट? Yes, sir. प्लस फिर एक बार आएगा T माइनस 50, वापस से आ गया L, K फॉर स्टील S. एंड देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लस T माइनस 4 आ गया L, K फॉर कॉपर एंड देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एक बात नोटिसेबल है कि ये सब 0 तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन एक बात नोटिसेबल है कि मैंने L और A पर कोई प्रीफिक्स नहीं लगाया। Yes, area same. क्योंकि क्वेश्चन में बिल्कुल हमें बोला गया 3 आइडेंटिकल रॉड्स। Yes. मतलब इन रॉड्स की आइडेंटिकल होने की क्राइटेरिया क्या है? लेंथ सेम। Yes. अब कैलकुलेशन आगे बढ़ाना है तो हम नोटिस करेंगे कि ये जो फैक्टर्स हैं L हियर, L हियर, L हियर, A हियर, A हियर, A हियर, ये कॉमन लेकर के 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा। Yes। इसको कॉमन लेंगे और वापस 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 0 हो जाएगी, कट गया। तो फाइनली बचा क्या? T minus 12 K. K ऑफ एल्यूमिनियम T माइनस 12 प्लस K ऑफ स्टील T माइनस 50 प्लस K ऑफ कॉपर T माइनस 4, सब मिला के 0। करेक्ट? Yes. अब हर एक की K वैल्यू तो हमको गिवन है, कॉपर की 400, एल्यूमिनियम की 200 और स्टील की 50।
तो एल्यूमिनियम की कितना बताया इसने 200 200. 400. टर्न्स आउट टू बी, मैं दूसरा पेन यूज कर लूं, दिस टर्न्स आउट टू बी 200 T-12 प्लस स्टील की कितना बताया 50 50. T-50 प्लस और कॉपर के लिए हमें बताया गया 400. 400. सो ये हो गया 400 और ये आ गया T-4, सब मिला के याद रखना है हमें कितना हो रहा है 0. 0. तो सब मिला के ये बहुत कोने में जा रहा होगा, आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, ध्यान से देखिए 0. अब मैं क्या करता हूँ, एक एक 0 कॉमन लेके काट देता हूँ भाई, चलो टेंशन खत्म करें. अब ये 20 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 20T माइनस 12 इंटू 20 1 कितना हुआ 240. 240 प्लस ये 5 अंदर मल्टीप्लाई हो गया 5 इंटू T 250. माइनस 250. 250 प्लस 40T 160. माइनस 160, सब मिला के 0 है. आप कैलकुलेशन अच्छे से करें, 25 और ये 40 कितना हो गया 65. 65. माइनस 240 250 160 कितना हो गया सब मिला के 650. करेक्ट, Yes. Yes, sir. मिला के हो गया 650 इज इक्वल टू 0. अब इसे सॉल्व करिए, बताइए टी कितना आया 650 डिवाइडेड बाय 65. आंसर क्या आया 10. 10 डिग्री सेल्सियस. तो हमें जंक्शन का टेम्परेचर पता चल गया, Yes. यहाँ जंक्शन का कितना टेम्परेचर है ना. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ध्यान से करिए. ऐसे क्वेश्चन रिपीटेडली एग्जामिनेशन में पूछे गए, बार बार पूछे गए. सबके माइंड में बैठ गया कैसे सॉल्व किया अच्छे से. Yes, sir. इसमें हमें 2 रूल्स याद रखने हैं, लेकिन ये बात अच्छे से दिमाग में बिठाइए. कौन से 2 रूल्स याद रखने हैं हमें इसमें. Sum 0. 0. टोटल थर्मल करंट की जो वैल्यू निकलेगी कभी भी किसी भी 0. के लिए कैलकुलेट करेंगे तो वो हमेशा 0 होगी. और दूसरी बात ये याद रखनी है कि टी को हमें हमेशा कैसे तो मानना बड़ा. है, जंक्शन के टेम्परेचर को टी लेंगे, लेकिन टी को बड़ा मान के काम करेंगे. मतलब डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर लेते वक्त टी माइनस बाकी वैल्यूज को ट्रीट करोगे आप. Yes. ठीक है, अगर आपने ये सही नहीं किया, यहाँ गड़बड़ कर दी, तो फिर आंसर पूरा चेंज हो जाएगा. आप इसको ट्राई कर सकते हो, ये वैल्यूज उल्टा करके लिखें तो आपको पता चलेगा कि पूरा आंसर ही गलत आ रहा है, अलग ही आएगा. ओके, तो इन बातों का ध्यान दें. अब मैं एग्जैक्टली ऐसा ही प्रॉब्लम और एक बार आपके सामने रखता हूँ, तो कोशिश करें. 3 rods made up of same material. चलिए बहुत अच्छी बात है, सेम मटेरियल. तो सेम मटेरियल का सीधा सीधा मतलब हो गया बेटा कि इनका के वैल्यू सेम K. है ना. के यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी, जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी होता है ना के, ये सबके लिए सेम है, या आप कह सकते हो आइडेंटिकल. सेम क्रॉस सेक्शन, तो इसका मतलब सबके लिए A भी same. हैविंग जॉइंड एज शोन इन द फिगर. इनकी लेंथ भी सेम है, तो चलिए इनका लेंथ भी सेम है. अब इन तीनों बातों से एक फंडामेंटल बात ये समझ में आती है कि सबका आर वैल्यू कैसा है, R same है. सेम है, बिकॉज आर इज नथिंग बट इक्वल टू L एल by K. बाय ए थर्मल लेवल पे. अब एक 0 पे, एक 90 पे, दूसरा भी 90 पे है. हमें पता करना है कि यहाँ जो करस्पॉन्डिंग जंक्शन बनेगा, इस जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा. तो इनिशियली हम मान लेंगे टी. T. अब देखिए सॉल्यूशन कितने जल्दी से होगा, क्या हम ऐसे लिखें T minus 0. टी माइनस 0 डिवाइडेड बाय पहले का रेजिस्टेंस प्लस टी माइनस 90 डिवाइडेड बाय दूसरे का रेजिस्टेंस प्लस टी माइनस, इस केस में भी 90 है, डिवाइडेड बाय तीसरे का रेजिस्टेंस. सब मिला के क्या होगा 0. यहाँ पे रेजिस्टेंस पर अलग अलग वैल्यूज को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने Same सेम है. मटेरियल और सेम एरिया और सेम लेंथ वाली रॉड्स का इस्तेमाल किया है. तो आर को कॉमन लें, यहाँ 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो आर निकल गया. बचा क्या, इस तरफ बचा टी प्लस यहाँ आ गया टी माइनस 90 और यहाँ वापस से आ गया टी माइनस 90 इज इक्वल टू 0. तीनों टी ऐड हो गए, सो दैट बिकम्स 3t. 90 प्लस 90 कितना हो गया 180. दूसरी तरफ 60. ले लिया मैं माइनस में, तो 180 हो गया. 60. T is equal to 180 divided by 3. Your answer is very very clear, 60 degree Celsius. Your option done here. अब कंपैरेटिवली सोचा जाए तो काफी आसान लगा है ना, जल्दी से. बहुत देर नहीं लगाई मैंने इसे सॉल्व करने के लिए. तो क्विकली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, इवन दो अगर हमें बाकी की कंडीशंस भी अलग तरीके से दी गई हैं, तब भी हम इसे अच्छे से मैनेज कर सकते हैं.
आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. Let's take this question number 3. What is the rate of energy loss? ये अब हमारे पढ़ने में नया टर्म आएगा, रेट ऑफ एनर्जी लॉस. इस बात को याद रखो, रेट ऑफ एनर्जी लॉस का मतलब हो गया Q बाई टी. Q बाई टी के ना बहुत सारे मीनिंग्स हैं, मैं यहाँ आपको बता दूं. Q बाई टी को हम रेट ऑफ एनर्जी लॉस भी कह सकते हैं, Q बाई टी को हम पावर करंट कह सकते हैं, Q बाई टी को हम हीट करंट या थर्मल करंट भी कह सकते हैं, है ना. तो इन चीजों को जरा आप ठीक से अप्लाई किया करिए, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंगली आप वहां पर उसे मैनेज करिए. पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, पर स्क्वायर मीटर कितनी एनर्जी लॉस हो रही है पर स्क्वायर मीटर थ्रू अ ग्लास विंडो जो कि 5 mm थिक है, बाहर का टेम्परेचर -20, अंदर का टेम्परेचर 25. तो आप मुझे ये बताइए सबसे पहले कि टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है. तो टेम्परेचर का डिफरेंस बड़ा सिंपल है, 25 माइनस -20 कितना, 45 डिग्री सेल्सियस. अब हमारे पास Q का एक फॉर्मूला है, K A टेम्परेचर डिफरेंस टाइम अपॉन जिसके थ्रू हीट का ट्रांसफर हो रहा है. यहाँ लेंथ को जरा केयरफुली समझिए, ये वो वाली लेंथ होगी जिसके थ्रू हीट का ट्रांसफर हो रहा है. बात आ रही है समझ में आपको? यस ओके. नाउ विद दिस कंसिडरेशन, अगर मैं फॉर्मूले को ठीक से मॉडिफाई करता हूं तो आई हैव टू राइट अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. इसका यही मतलब हुआ, पर स्क्वायर मीटर का मतलब मुझे एरिया भी नीचे लेना है. तो क्या बच गया, डेल्टा डेल्टा थीटा और लेंथ, बस खत्म. K कितना है, 1, ये रहा. बट ध्यान करें ये मिली केल्विन दिया है. लेट मी ग्लास, ठीक है, मीटर केल्विन है, इट्स ओके, ठीक है. तो इसको ले लेंगे 1. फर्दरमोर डेल्टा थीटा कितना है, 45, ठीक है. लेंथ कितनी है, 5. नाउ mm का कन्वर्जन करें 10 to the power -3. बस कैलकुलेशन पूरा कर लें, 45 कट गया, पावर 3 इंटू 10 to the power 3. अब यूनिट आप लगा सकते हो जूल, ठीक है, पर टाइम के लिए सेकेंड मीटर स्क्वायर. Got the point? यस सर. So that way we can just calculate it. अब इसमें नई बात क्या थी, हमें ये समझना था कि रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी का क्या मतलब लिया जाए, Q by T. Getting it? यस सर. Okay, let's take another question. अगला एक क्वेश्चन देखते हैं. इसमें हमें एक डायग्राम दी गई है जिसमें अलग अलग मटेरियल और इक्वल थिकनेसेस दिए गए हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये थिकनेसेस सारे के सारे सेम है. प्लेस्ड साइड बाय साइड, हीट फ्लोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब हीट ऐसे यहां से यहां जाती है. टेम्परेचर से भी हमें समझ में आ जाता है, 35 से -15 मतलब हीट का फ्लो ऐसे होगा, ठीक है. इस डायरेक्शन में हीट यहां से यहां ऐसे फ्लो करके आएगी. एंड स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ द इंटरफेस आर गिवन, ये हटा दें, आर गिवन. तो याद रखिए स्टेडी स्टेट में मतलब हर एक इंटरफेस अपने लेवल पर जो है ना पूरा का पूरा एक आइसोथर्मल सरफेस बनाता है. ये पूरा सरफेस 30 है, ये पूरा सरफेस 20 डिग्री सेल्सियस है, ये पूरा 0 है और ये पूरा -15 है, सो ऑन. ये कह रहा है रैंक द मटेरियल अकॉर्डिंग टू देयर थर्मल कंडक्टिविटीज. तो ये मटेरियल 1, ये मटेरियल 2, ये 3, ये 4, तो इनकी थर्मल कंडक्टिविटीज के हिसाब से इसको रैंक करो. तो यू मे जस्ट कंसिडर के इस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, ऑन द अदर साइड इसकी K2 है, ऑन द अदर साइड इसकी K3 और फाइनली इसकी K4 है. अब बेटा हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, के Q इज इक्वल टू KA टेम्परेचर डिफरेंस टाइम अपॉन लेंथ. लेंथ माने वो डिस्टेंस जिसमें से हीट का ट्रांसफर बेसिकली हो रहा है. तो K की जो इक्वेशन है वो आएगी Q, ठीक है, L डिवाइडेड बाय A डेल्टा थीटा और टाइम. अब फिलहाल के इस सिनेरियो में अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो सभी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है.
Every one of them will be having same area of cross section. दूसरा, डिफरेंट मटेरियल के स्लैब्स हैं, ठीक है, मटेरियल अलग अलग है, इसका मतलब सिर्फ के अलग अलग है, बाकी और कुछ नहीं। तीसरा, स्टेडी स्टेट में यहां से हीट निकल रही है, तो इक्वल अमाउंट ऑफ हीट इज सपोज टू ट्रांसफर थ्रू देम। इनके बीच में जो अमाउंट ऑफ हीट का ट्रांसफर होगा ना वो इक्वल होगा। स्टेडी स्टेट का मतलब कांस्टेंट लेवल आ गया है। अब हीट का फ्लो चाहे इधर से देखो, चाहे इधर से देखो, चाहे इधर से देखो, चाहे इधर से देखो, वो इक्वल लेवल पे हो रहा है। स्टेडी स्टेट का ये मतलब है। और इनकी लेंथ्स भी सेम है, मतलब इस फॉर्मूले में इन सभी के लिए क्या क्या कॉमन है? ए कॉमन है, एल कॉमन है, टाइम सबके लिए कॉमन है, और अमाउंट ऑफ हीट फ्लो भी सबके लिए कॉमन है क्योंकि स्टेडी स्टेट आ गया है। Yes. मतलब के की पूरी प्रोपोर्शनैलिटी किसके साथ डिपेंड कर रही है? Delta theta. डेल्टा थीटा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि करंट सिचुएशन में के का वैल्यू डिसाइड होगा ऑन द बेसिस Inverse proportional to delta टेम्परेचर डिफरेंस किसका ज्यादा है। Yes, sir. अब आप पहला सरफेस आप देखो ना, तो इसका टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 5। 5. दूसरा 10. देखो तो इसका टेम्परेचर डिफरेंस है 10। 20. देखो तो इसका कितना है? 20। और चौथा देखोगे तो आपको इसका लगेगा 15। बराबर। अब सबसे ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस किसका है? K2. Wherein K3. K3। तो जिसका टेम्परेचर डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा, के वैल्यू उसका सबसे कम होगा। Yes. इनवर्स रिलेशन। मतलब K3 सबसे छोटा है, K3 के बाद जो बड़ी वैल्यू एक्सपेक्टेड होगी K4 होगी। K4 बिकॉज इसका टेम्परेचर डिफरेंस 15 है। और उसके बाद जो बड़ी वैल्यू एक्सपेक्टेड होगी वो होगी K2 क्योंकि 15 के बाद जो बड़ा नंबर हमको मिल सकता है वो 10 है। सॉरी, छोटा नंबर जो हमको मिल रहा है वो 10 है। और सबसे बड़ी वैल्यू जो हम देखेंगे K1 क्योंकि उसका टेम्परेचर डिफरेंस सिर्फ 5 है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो K यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द स्लैब्स। ठीक, ये खास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, हर बार ऐसे नहीं लगाना। और वो भी क्यों? क्योंकि स्टेडी स्टेट अटेन हो चुकी है, ट्रांसफर ऑफ हीट जो है वो इक्वल अमाउंट में हो रहा होगा, इसलिए हम ऐसा कर पाए। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, चलिए गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now in this question what is given to us is quite simple। देखा जाए तो heat is flowing through a rod of length 50 centimeter। तो डिस्क्रिप्शंस हम नोट करना शुरू करते हैं। तो लेंथ गिवन है 50 centimeter, area of cross section A this is also given, that is 5 centimeter square। एंड्स जो है इसके रिस्पेक्टिवली 25 और 125 पर हैं, तो मैं डायरेक्टली डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की बात करता हूँ 100. तो 100 आएगा, बिकॉज एक 25 है दूसरा 125 है, दोनों का डिफरेंस ले 100 आएगा। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि के की बात करें तो ये है 0.092 किलो कैलोरीज मीटर सेकेंड पर डिग्री सेल्सियस। अब देखिए एक समझने वाली बात यह है कि ये आंसर्स और जो वैल्यूज हमें दिए गए हैं ये सेंटीमीटर में भी है, मीटर में भी है, हम कन्वर्जेंस लेटर ऑन कर लेंगे। बट सबसे पहले इस किलो कैलोरीज को और इस मीटर को हटा करके हम सेंटीमीटर वाले पैटर्न पे लाते हैं। तो किलो के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो हमें लिखना चाहिए 0.092 किलो के हिसाब से क्या हो गया 10 to the power -3। और मीटर को अगर मैं करूं सेंटीमीटर में तो ये हो जाएगा 10 to the power 2। फिर यूनिट हो गया कैलोरीज, मीटर सॉरी सेंटीमीटर सेकेंड एंड देन डिग्री सेल्सियस। अब ये रीअरेंज कर लें आप 10 to the power 2 10 to the power 3, so we will be getting a total value of 0.92 कैलोरीज सेंटीमीटर सेकेंड पर डिग्री सेल्सियस। क्योंकि यहाँ 10 बचा वो 10 मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। ये पूछ रहा है कि भाई टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड टेम्परेचर ग्रेडियंट जो ये चीज होती है ना, कुछ और नहीं है बल्कि चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक, Yes. तो इफ यू रेफर द क्वेश्चन वेरी केयरफुली तो ये बाकी किसी चीज की हमको जरूरत नहीं है, अननेसेसरली टाइम पास हो गया हमारा। Yes.
टेम्परेचर ग्रेडियंट निकालना है मुझे तो डेल्टा थीटा बाई एल ले लो, मेरे पास डायरेक्टली डेल्टा थीटा का वैल्यू है और एल का वैल्यू भी मेरे पास है। Yes. डेल्टा थीटा बाई एल विल नाउ गो एज 100 by divided 52. by this as 50. Two. आंसर आएगा 2 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर। मार्क दिस पॉइंट। अब यहाँ ऐसे ही टाइम पास हो गया। क्वेश्चन क्लियर हुआ लेकिन? Yes, sir. Okay. Now let's go to the another question. The next one is also interesting. See it carefully. Consider two rods, same length, different specific heats. अच्छा, specific heats यानी कि वो याद करिए कैलोरीमेट्री में हमने पढ़ा था, the amount of heat required to raise the temperature of a unit mass of a substance by 1 degree Celsius and so on. अब इनकी कंडक्टिविटीज भी अलग अलग हैं, क्योंकि स्पेसिफिक हीट अलग है तो जारी बात है मटेरियल्स अलग अलग होंगे, तो वी हैव डिफरेंट कंडक्टिविटीज फॉर देम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी A1 A2 है, टेम्परेचर डिफरेंसेस T1 T2 है एंड्स पर। Now, if the rate of heat loss due to conduction is equal, this is the point to consider. हीट लॉस का जो रेट है वो इक्वल है, मतलब आप कहना चाहते हो Q by T. Q by T for the first case is equal to Q by T for the second case. Second. अब फर्स्ट केस का पॉइंट ऑफ व्यू लोगे आप तो आप ऐसे ही लिखोगे ना, K1 Yes. minus T2 डिवाइडेड बाय जो भी करस्पॉन्डिंग लेंथ होगा L. L। आप चूंकि यहाँ सेम लेंथ बोल रहा है इसलिए मैंने L लिख दिया, इज इक्वल टू सेकंड वाले के लिए K2 L2. T1 minus T2 डिवाइडेड बाय L. L। याद करिए आपके पास ऐसा फॉर्मूला था कि डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर का मतलब T1 minus T2 भी होता है, T Yes. डिवाइडेड बाय लेंथ। मैंने बस T को नीचे ले लिया, ये T वाला मैंने नीचे ले लिया तो ये Q by T हो गया। अब इसमें नोटिसेबल बात ये है कि इन दोनों का डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर सेम है, तो ये कट गया, लेंथ भी दोनों साइड से कट गई, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर मिल रहा है Option A. K1 A1 is equal to K2 A2। By that way we may go with option A। बहुत ही आसान। Okay, now let's go to another question। ये भी काफी इंटरेस्टिंग और सिंपल सा क्वेश्चन है, देखें। टू रॉड्स, वन सेमी सर्क्यूलर। सेमी सर्क्यूलर का मतलब जरा समझिए, अगर मैं ये कहता हूं कि यहां से लेकर के यहां तक सेमी सर्कल का रेडियस r है, तो ये दूसरे वाले का भी r हो जाएगा ऑन द अदर साइड, लेकिन सेमी सर्क्यूलर रॉड की लेंथ हो जाएगी पाई r। Yes, sir. टोटल सर्कल की 2 पाई r होती है, pi आधा सर्कल, आधे सर्कल की लेंथ हो जाएगी पाई r। तो ये मुझे पढ़ते ही क्लिक हुआ, सेमी सर्क्यूलर का मतलब कहीं ना कहीं मुझे लेंथ तो लगी। नाउ सेम मटेरियल का मतलब क्या हो गया? K same. K is same for both of them। सेम क्रॉस सेक्शन, Area. Same. बात है, एरिया भी सेम। पॉइंट A एंड B आर मेंटेन एट द डिफरेंट टेम्परेचर्स, लेकिन अगर मैं इसका टेम्परेचर TA बोल दूं और इसका टेम्परेचर TB बोल दूं, तो दोनों प्रोसेसेस में अगर हीट ऐसे जाए या हीट ऐसे घूम के जाए, टेम्परेचर का डिफरेंस दोनों के लिए भी सेम होगा। Same. Yes. Now the ratio of heat transferred through the cross sectional area of the semicircular rod and all that। तो बेटा हीट ट्रांसफर का जो फॉर्मूला है ना अपने पास, अगर आप उस फॉर्मूले को ठीक से अप्लाई करो तो आपको मिलता है Q इज इक्वल टू KA, टेम्परेचर का डिफरेंस यानी कि फिलहाल एंड पे मान लेते हैं TA माइनस TB, उसके बाद आएगा टाइम By L. एंड देन लेंथ। अब हीट ट्रांसफर का अगर मैं रेशियो निकालना चाहता हूं तो सोचिए इन दोनों के लिए K तो सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है, बोला हीट चाहे ऐसे जाए या हीट ऐसे घूम के जाए, Same. ये मटेरियल का मतलब K सेम है। क्वेश्चन खुद सजेस्ट कर रहा है A भी सेम है, Same. Yes. क्वेश्चन खुद सजेस्ट कर रहा है सेम टेम्परेचर डिफरेंस है, टाइम भी दोनों को सेम देंगे। मतलब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो हीट जो ट्रांसफर होगी वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शनली
1/L. डिपेंड करेगी लेंथ के साथ, और वो भी इनवर्स में। Yes, sir. मतलब यहाँ से जो हीट जा रही है अगर मैं इसे Q1 बोल दूं, और यहाँ से जो हीट जा रही है अगर मैं इसे Q2 बोल दूं, तो रेशो बनेगा Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू Q1 के लिए नीचे आएगा L1 और यहाँ आ जाएगा L2। Yes. अब बेटा इमेजिन करो मैं L1 को क्या लिखूं, 2R. तो हो गया पाई आर। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी जो लेंथ गिनी जाएगी वो सेमी सर्कुलर रॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से गिनी जाएगी, ये तो पाई आर हो गई। ये 2R. वेरी गुड, हो जाएगी 2R। शाबाश, रेडियस के हिसाब से सोचे थे, R से R कट गया और आपका आंसर आया। Pi/2. यानी कि इसको करस्पॉन्डिंग रेशियो में लिखे हम तो आंसर आएगा π/2। Option C. Yes, sir. Yes. एक सेकेंड, क्रॉस सेक्शनल ऑफ द स्ट्रेट रॉड, नाउ द रेशियो ऑफ द हीट ट्रांसफर थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सेमी सर्कुलर, मतलब हमें रेशियो Q1/Q2 नहीं निकालना है। Q1/Q2 का जो रेशियो आया ना वो आ गया π/2, बट हमें क्या निकालना है Q2/Q1. 2/Q1। एज पर क्वेश्चन चलना पड़ेगा ना, हीट ट्रांसफर थ्रू क्रॉस सेक्शन, हीट ट्रांसफर थ्रू सेमी सर्कुलर, पहले सेमी सर्कुलर आना चाहिए न्यूमरेटर में, सेमी सर्कुलर न्यूमरेटर में आएगा और स्ट्रेट जो आएगा वो डिनोमिनेटर में आएगा। मतलब हमें रेशियो किसका लेना चाहिए Q2/Q1. Q2/Q1, और इसके हिसाब से सोचे तो आंसर आएगा 2/π, Pi. यानी कि 2:π. रेशियो बनेगा 2:π, नॉट π/2। Option A. तो यहाँ हल्का सा करेक्शन रिक्वायरमेंट है, आंसर ए एक्सपेक्टेड है। आगे समझ में सबके? Yes, sir. ओके, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स टेक दिस, फॉर कुकिंग ऑफ फूड विच ऑफ द फॉलोइंग यूटेंसिल इज मोस्ट सुटेबल। खाना बनाने के लिए कौन सा यूटेंसिल जो है वो ज्यादा सुटेबल एक्सपेक्टेड है, ज्यादा सुटेबल हो सकता है। ठीक है, दो बातें यहाँ ये कर रहा है, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है कि कितनी हीट मिलने पर टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। Yes. तो हमें ऐसा यूटेंसिल चाहिए जो बहुत थोड़ी सी भी हीट मिले तो टेम्परेचर जल्दी जल्दी बढ़े, क्योंकि खाना तो पकाना है हमको, Still. Yes, sir. है ना। तो हम लो स्पेसिफिक हीट को चॉइस करेंगे, थोड़ी सी भी हीट मिली तो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ना चाहिए। तो स्पेसिफिक हीट कैसी होनी चाहिए, Low. और जो यूटेंसिल है हमारा, जो बर्तन है वो यूनिफॉर्मली हीट होना चाहिए अच्छे से, अच्छी कुकिंग करने के लिए। तो इसका मतलब कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, हाई High कंडक्टिविटी। conductivity. तो वी मे एक्सपेक्ट लो स्पेसिफिक हीट एंड हाई कंडक्टिविटी। Yes. स्पेसिफिक हीट को कम क्यों रखा, जल्दी करेंगे. हाँ जल्दी गर्म होना, कम हीट पर जल्दी से ही गर्म हो जाना चाहिए उसे। अगर स्पेसिफिक हीट हाई हो गई तो हमको बहुत ज्यादा हीट देने पर वो टेम्परेचर बढ़ेगा उसका, Yes. बहुत हीट देते बैठना पड़ेगा, बहुत देर तक आग लगा के बैठना पड़ेगा, तब जाके उसका फिर टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हम तो ऐसा बर्तन नहीं चाहेंगे, हम ऐसा चाहेंगे कि भाई थोड़ी सी भी हीट दे दी तो जल्दी से गर्म हो गया वो। सो दैट्स व्हाई वी मेड अ चॉइस ऑफ लो स्पेसिफिक हीट, और जो भी हीट हम दे रहे हैं उसकी थ्रू आउट द यूटेंसिल अच्छी कंडक्टिविटी होनी चाहिए, नीचे से लेके ऊपर तक यूनिफॉर्मली वो जल्दी से गर्म हो जाना चाहिए। Yes. ओके, इट वाज अ गुड क्वेश्चन टू आंसर। नाउ हीट फ्लक्स, देखिए ये वर्ड मैंने आपको बताया था ना, फ्लक्स कॉमन वर्ड है, मैंने इसमें डिस्कशन किया था। तो यहाँ हीट फ्लक्स आया, मतलब हीट का फ्लो, किसी पर्टिकुलर एरिया में से कितनी अमाउंट ऑफ हीट फ्लो हो रही है, वो है 4000 जूल पर सेकेंड। अब देखिए जूल और पर सेकेंड को जरा समझने की कोशिश करिए, हीट पर यूनिट टाइम, मतलब ये जो 4000 अपने को दिया है ना, बेसिकली ये Q/T दिया है, सोचिए जरा Yes, sir. के हिसाब से, और ये टाइम सेकंड के हिसाब से। अब कॉपर रॉड है और इसकी लेंथ दे रखी है इसने, तो ये हो गई लेंथ L। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया इसने यहाँ पे, ये हो गया। 100. थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कॉपर, मतलब ये फैक्टर जो 400 दे रहा है ना, ये K है। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है ये निकालना है। सो ये काफी सीधा है प्रॉब्लम। आप देखें, आप ऐसे लिखें Q/T इज इक्वल टू KA Delta T. टेम्परेचर अपॉन करस्पॉन्डिंग लेंथ।
ठीक. Now let's start putting up the data. This is 4000, K 400, area of cross section 100, लेकिन यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा 10 to the power -4. टेम्परेचर डिफरेंस हमें निकालना है डेल्टा थीटा, और जो लेंथ है करस्पॉन्डिंग यहाँ पे वो है 10 into 10 to the power -2. ठीक. Now this zero got cancelled with these 3 zeros. ये बचा हुआ जीरो भी यहाँ निकल गया. 10 to the power -2 गया ऊपर, या सिंपली आप डेल्टा थीटा ऐसे रीड करें. डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 4 into 10 to the power -2 डिवाइडेड बाय अच्छा ये 4 भी कटेगा, 4 कट के यहाँ आ गया 1, तो 1 into 10 to the power -2 डिवाइडेड बाय 10 to the power -4. इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आएगा 100 डिग्री सेल्सियस. Yes. अनएक्सपेक्टेड आंसर. ओके. Sir, yes, sir. चलिए लेट्स टेक अनदर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. एक और देखते हैं. द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कॉपर, मर्क्यूरी एंड ग्लास. 3 चीजें हैं, कॉपर है, मर्क्यूरी और ग्लास है. Kc, Km, Kg, such that Kc is greater and then Km and then Kg values. The same quantity of heat is to flow per second per unit area of cross section, and corresponding temperature gradients are respectively Xc, Xm, Xg. टेम्परेचर ग्रेडियंट जरा समझिए इस बात को. टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब हो गया डेल्टा थीटा डिवाइड बाय एल. अच्छा, सेम क्वांटिटी ऑफ हीट जा रही है तो अमाउंट ऑफ हीट सेम. Q same. पर सेकंड मतलब नीचे टाइम भी है, A. और यूनिट एरिया मतलब नीचे ए भी है. AB. इसका मतलब Q डिवाइडेड बाय 80 में बचा क्या? K K by L. डेल्टा थीटा By बाय L. L. इतना ही बचा. Yes. अब इन सभी के लिए ये सेम है बेटा, फॉर ऑल ऑफ देम. ठीक, तो बहुत ध्यान से देखना. इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, K C, ये जो फैक्टर है ना इसको XC बोलना पड़ेगा, इज इक्वल टू, करेक्ट हो रहा है, Yes. Sir. K M XM. XM इज इक्वल टू KG KG. XG. XG. अब ये सब सेम कब हो सकते हैं? कंडीशन देखें आप. Kc तो बहुत ज्यादा है और Kg बहुत कम है. इसका मतलब ये है अगर Kc ज्यादा है तो Xc कम होना चाहिए, तभी Yes. तो चीजों का प्रोडक्ट इक्वल होगा. Yes, sir. जस्ट इमेजिन करिए कि इन सभी का आंसर 20 है. इमेजिन करिए, तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, 20 into 1, 10 into 2, 5 into 4. 5 into 4. तो जो ज्यादा चीज है उसका मल्टीपल कम होगा, Yes. और जो छोटी चीज है उसका मल्टीपल ज्यादा होगा. इसका मतलब क्या है? अगर Kc ज्यादा है तो करस्पॉन्डिंग Xc कैसा है? हाँ, तो Xc होना चाहिए कम. उससे बड़ा कौन होना चाहिए? XM. उससे बड़ा XG. कौन होना चाहिए? Xg. Have option C as the correct match. समझे नहीं समझे? Yes, sir. ओके, किसी ने कुछ मैसेज किया? अच्छा ठीक है, ऑप्शन ही मैसेज किया. ये वाली चीज मिटा दूं मैं यहां से. ठीक, Yes, sir. समझ में आएगा ना बाद में रीड करते वक्त. नोट्स तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहां से देख लें डिटेल्स. तो आज के लिए इतना काफी है. इतने न्यूमेरिकल्स को और एक बार रिव्यू करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें. धीरे धीरे करके हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते जा रहे हैं और होपफुली विल कंप्लीट द चैप्टर वेरी सून. तो आज के लिए रुक जाते हैं फिर यहाँ.